गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ट्रांसमिशन के तरीके के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता था। अब हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल के रूप में परिवर्तित होकर के फिर होता है। और ये दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। विद्युतीय कंपनों में किसी श्रृंखला को सिग्नल कहा जाता है। किसी डेटा को सिग्नल के रूप में बदलकर भेजने की क्रिया को सिग्नल ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, डिजिटल सिग्नल, जिसमें कि हम लोग किसी का सिग्नल आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर देखें तो किसी कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न किया गया डेटा सिग्नल होता है, इसलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, जिसमें हाई या उच्च के लिए हम लोग 1 इस्तेमाल करते हैं और लो के लिए 0 का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे 1 से परिवर्तित करेंगे और यहाँ पर 0 है। इसके बाद 1 का जो वोल्टेज के माध्यम से देखें तो हाई वोल्टेज जब होता है वो अगर ज़्यादा देर तक रह गया तो इसमें 1 रिपीट होता रहेगा कई बार, और इसके बाद जहाँ पर वोल्टेज लो हो जाएगा वहाँ पर हम लोग इसे 0 से डिनोट करेंगे। दूसरा है हमारा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का कोई निश्चित मान नहीं होता। जैसे हम लोग टेलीफोन में बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जब एक तरंग के रूप में जाती है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एनालॉग डिजिटल है। जैसे ये एक ग्राफ के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो भी सिग्नल हो रहा है वो एक तरंग के रूप में कभी अधिक हो रही है तो कभी मीडियम हो रही है, कभी लो हो रही है। इस तरह से इसमें एक जिग-जैग मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो सिग्नल है, इसका ऑपरेशन, इसका प्रयोग हम लोग स्वास्थ्य विभाग में, भौतिक विज्ञान में, मौसम विभाग की जानकारी आदि क्षेत्रों में करते हैं। लंबी दूरी में डेटा का जो संप्रेषण होता है वो एनालॉग डिजिटल के द्वारा होता है और डिजिटल हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग के फॉर्म में अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो एनालॉग ट्रांसमिशन, और डिजिट के रूप में हो रहा है तो डिजिटल ट्रांसमिशन। समानांतर एवं क्रमिक ट्रांसमिशन, इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इसमें एक संचार माध्यम है और उसमें कई तार लगे हुए हैं। एक तार एक बिट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक निबल है, 4 बिट है, तो उसके लिए हमें संचार माध्यम में 4 तार को लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार का जो संचार होता है इसमें एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, संचार होता है। पर इसमें संचार माध्यम को ग्रुप ऑफ ट्रांसमिशन करने के लिए प्रत्येक बिट के लिए एक एक तार समांतर क्रम में लगाए जाते हैं एक साथ करने के लिए। तो इस तरह का जो संचार होता है उसमें बहुत सारे तार लगाने पड़ते हैं, इसलिए ये महंगा पड़ता है, लेकिन इसकी गति तीव्र होती है। बहुत तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और जो क्रमिक होता है उसमें ग्रुप ऑफ ना करके एक ही तार के द्वारा एक क्यू के माध्यम से एक एक बिट ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह में गति बहुत स्लो हो जाती है, पर ये उसकी अपेक्षा सस्ता पड़ता है, जिसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को हम लोग जल्दी से निकालना चाहते हैं, किसी कार्यक्रम में जाना है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें 10 लाइन में खड़ा कर देंगे और एक साथ 1 मिनट में ही 10 बच्चे निकल जाएंगे। तो वो हमारा संचार क्या हो गया, समानांतर संचार हो गया। दूसरा, अगर हम उन्हीं 10 बच्चों को, हमारे पास कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, बस निकालना है और एक सेफ्टी के पर्पज़ से कि जो दरवाज़ा है वो बहुत छोटा है, तब हम क्या करेंगे, उनके एक ही लाइन में 10 बच्चों को खड़ा करेंगे। तो 1 बाय 1 वो उस रूम से बाहर निकलेंगे, तो उनके निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी और टाइम बहुत अधिक लगेगा। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कुछ सहायक युक्तियाँ होती हैं।
ये सहायक युक्तियाँ क्या करता है, मान लीजिए कि कई कंप्यूटर हैं पर उनकी गति डिफरेंट कंप्यूटर की अलग अलग है, तो उनकी गति को बढ़ाने के लिए सहायक युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें आता है मल्टीप्लेक्सर, डेटा कंस्ट्रक्टर और मॉडेम। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कंप्यूटर की गति को बढ़ा देता है, जिससे कि एक चैनल बना लेता है। मल्टीप्लेक्सर, यदि एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर से 10 टर्मिनल जुड़े हों और अलग अलग गति से कार्य कर रहे हों, तो प्रत्येक टर्मिनल के लिए एक अलग कम्युनिकेशन चैनल लगाना महंगा पड़ता है। अतः मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कई टर्मिनल एक ही समय में एक साथ एक ही संचार लाइन से डेटा संचारित कर सके। मल्टीप्लेक्सर एक ही संचार लाइन को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसका प्रत्येक भाग एक अलग ट्रांसमीटर से ग्रहण किया हुआ डेटा ऐसे संचित कर सकता है जैसे कि उसके लिए अलग संचार लाइन की व्यवस्था हो। मल्टीप्लेक्सिंग को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए T1, T2 और T3 ये टर्मिनल है कंप्यूटर के, अलग अलग कंप्यूटर हैं और सबकी गति डिफरेंट है। तो इन गति के अनुसार ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उसे डेटा कलेक्ट करेगा। और इसमें मान लीजिए ये T3 वाला सबसे फास्ट गति से है, तो ये क्या करेगा, फास्ट गति वाला संचार माध्यम के द्वारा पहले भेज देगा। दूसरे एंड में, रिसीवर एंड में एक मल्टीप्लेक्सिंग लगाएगा, तो वो इस डेटा को रिसीव करता रहेगा और इस रिसीवर एंड में कौन से टर्मिनल से कौन सा डेटा आया है इसे वो पहले चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिसीवर को रिसीव करा देगा। तो इस प्रकार जो कंप्यूटर से मल्टीप्लेक्सिंग में डेटा का कलेक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। और मल्टीप्लेक्सर के द्वारा रिसीव कराने की क्रिया को हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग है। इनके बीच में जो संचार माध्यम होगा वो डिफरेंट गति के जो कंप्यूटर है उनको सबको लगेगा कि हमारे लिए एक अलग संचार माध्यम है, जबकि अलग संचार माध्यम करने में बहुत खर्च आएगा और संभव नहीं होगा उसे मेंटेन करना। इसलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग युक्ति के द्वारा एक जगह से संचार दूसरी जगह संचारित करते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो लेटर है वो कई जगहों का लेटर है, दिल्ली, बम्बई, बनारस, और उसे हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। वो लेटर बॉक्स एक मल्टीप्लेक्सिंग का काम किया। वहाँ से वो बाद में सॉर्टिंग हुई और उसके अकॉर्डिंग वो दिल्ली, बम्बई और बनारस का जो भी लेटर है उसकी उस ट्रेन के द्वारा उस यहाँ पर पहुँचा दिया गया। फिर वहाँ बनारस, दिल्ली और बम्बई में सॉर्टिंग हुई। जिस एरिया का हुआ उस एरिया के पिन कोड के अकॉर्डिंग वो पोस्टमैन को दे दिया गया। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्रिया के बारे में जान लेते हैं। ये 3 प्रकार की होती है जिसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें से पहला है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होती हैं, जो कई लाइनें होती हैं, संचार लाइनें, उनको जोड़कर एक मुख्य लाइन बनाई दी जाती है और मुख्य लाइन के द्वारा हम बाद में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि एक एरिया में एक टेलीफोन लाइन, मेन टेलीफोन लाइन आती है जिसमें ग्रुप ऑफ संचार लाइनें होती हैं और प्रत्येक घरों में वो टेलीफोन लाइन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार का जो क्रिया होती है वो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हुई। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम उसका संचार करते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी के आधार पर कई संचार लाइनें बन गई, बैंड 1, बैंड 2, इस तरह से, क्योंकि इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंड में करते हैं। जिसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें एक केबल टीवी वाला होता है, एक ही केबल देता है, परंतु हम लोग टीवी के डिफरेंट चैनल को देख सकते हैं और हर चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तीसरा हमारा आता है टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी। इसमें कई संचार लाइन होती हैं और सबकी टाइम पीरियड एक फिक्स होता है, तो हम उस संचार लाइन को टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं।
तो इस क्रिया को हम लोग कह सकते हैं ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। डेटा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये जब विभिन्न प्रकार की विभिन्न गति वाले कंप्यूटर एक साथ डेटा को संचित करते हैं, तो कभी कभी किसी की गति बिल्कुल सेम होने से एक साथ 10 कंप्यूटर का आया और वहाँ पर ट्रैफिक जैसी हो गई। जैसे बहुत सारी भीड़ भाड़ हम लोग सड़कों में देखते हैं, जब बहुत सारी व्हीकल हो जाती है तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो उस स्थिति में डेटा कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उन ऐसे जो धीमी गति वाले जो डेटा है, जो भीड़ बढ़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको एक स्थान पर एकत्र कर लेता है, जिसको हम लोग बफर कहते हैं, और एक ही बार में संचार लाइन में वो छोड़ देता है। तो इस क्रिया को हम लोग बफरिंग कहते हैं। इसे हम लोग देख लेते हैं। यदि दो भिन्न गति वाले कंप्यूटरों के मध्य डेटा संचरण होता है, तो ऐसी स्थिति में डेटा ट्रैफिक की समस्या या संचार लाइन पूर्ण उपयोग ना होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में डेटा कंस्ट्रक्टर युक्ति धीमी गति से आ रहे डेटा को अपने भंडारण स्थान, जिसे बफर कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेता है और एक ही बार में संचार लाइन में छोड़ देता है। बफर करने की क्रिया को बफरिंग कहते हैं, जिसे इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर है और वो कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ से वो बफरिंग करके यहाँ पर संचार लाइन में भेज दे रहा है। दूसरा है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी युक्त होती है जो टेलीफोन लाइन को जोड़ करके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। मॉडेम है, ये टेलीफोन लाइन से जुड़ करके फिर यहाँ से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में जो परिवर्तन हो रहा है, मॉड्यूलेशन हुआ, और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर में जा रहा है। तो इस क्रिया को हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम की गति को हम लोग बिट्स पर सेकेंड में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब अपनी बुक के पीछे की एक्सरसाइज करिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उत्तर देंगे। और अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।